लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है और अब जो भतीजा जो है अपने चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से सोमवार से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। बात करते हैं भतीजा चिराग पासवान से, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसको मेरे चाचा जी का संसदीय क्षेत्र समझकर अगर इस यात्रा की शुरुआत को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे उद्देश्य को बहुत छोटा करने का ये प्रयास है। हाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करना के पीछे का कारण मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। पापा ने हाजीपुर को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। आज देश में ही नहीं, दुनिया में हाजीपुर को पिताजी की वजह से जाना जाता है और पिताजी को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है। हाजीपुर की वजह से दो बार पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन। तो आज जब मुझे सही मायनों में आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अपनों ने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा लिया, मेरे अपनों ने जब आज मुझे धोखा दिया, तो मेरे पास ईमानदारी की बात है, मम्मी के अलावा अब कोई बचा नहीं मेरे परिवार में। ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ जनता ही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है, वो ही मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस यात्रा की सोच रखी और हाजीपुर से शुरुआत करने का सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि जिस क्षेत्र ने पापा को उम्र भर आशीर्वाद दिया और आज पापा जो कुछ भी रहे हाजीपुर की वजह से रहे, और इसीलिए वहाँ से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। चाचा आपकी ये भी सलाह दे रहे हैं पशुपति पारत की, आपको जो है अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में जाकर वहाँ श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, श्रद्धांजलि, वही मैंने कहा, मतलब इस उद्देश्य को शायद चाचा समझ ही नहीं पाए इस बात को कि मैं हाजीपुर से क्यों। उनको शायद व्यक्तिगत वो इस चीज़ को ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि वो वहाँ से सांसद हैं और इसीलिए मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, पापा की कर्मभूमि रही है, पापा ने अपना माँ का दर्जा हाजीपुर को दिया उस उद्देश्य के साथ। और जहाँ तक रही बात श्रद्धांजलि यात्रा की, श्रद्धांजलि आपके मन में होती है, उसके लिए आपको यात्रा निकाल कर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं किसी शोक के लिए या किसी श्रद्धांजलि के लिए नहीं, आज मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। श्रद्धांजलि सभा इन्होंने जिस तरीके से रखी है वो गलत है। हम लोग की परंपरा, हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग की जो संस्कृति है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जब तक साल पूरा नहीं हो आप किसी को आमंत्रित कर कर, किसी को निमंत्रण देकर भोज करें, उनको खिलाएं। ये जश्न का समय नहीं है। अभी एक साल तक हम लोग के यहाँ परंपरा रहती है कि परिवार जिनके यहाँ इतनी बड़ी घटना होती है वो एक साल तक शोक में रहता है। दिन त्यौहार, होली, दिवाली, जन्मदिन, कोई भी दिवस ऐसे मनाया नहीं जाता। हम लोग के यहाँ अभी भी कोई घर में आता है तो हम लोग अभी भी उनको मीठा या कुछ खाने के लिए इस तरीके से हम लोग नहीं परोसते हैं, क्योंकि परिवार अभी भी शोक में ही है। और ऐसे में साल पूरा होने से पहले इतने बड़े भोज का आयोजन अपने यहाँ करना, मुझे लगता है ये गलत है। बरखी के बाद, बरखी के दिन हम लोग के यहाँ ये परंपरा है कि जब साल होता है तो उस पर हम लोग भोज का आयोजन करते हैं और तब लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उनको खिलाया जाता है। पर अभी पापा को गए 9 महीना भी नहीं हुआ है, उसमें ऐसे भोज का आयोजन करना मेरी समझ के परे है, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि जिस तरीके से ये लोगों को बुलाकर जश्न मना रहे हैं, खिला रहे हैं। हम लोगों ने, मेरे परिवार में जो बच्चे हैं उनका जब जन्मदिन रहा, हम लोगों ने कोई केक नहीं काटा, कोई इस तरीके से वो नहीं किया। कल भी पापा के जन्म दिवस पर, क्योंकि अभी साल भी नहीं हुआ, तो केक खिलाकर या किसी का मुंह मीठा करने का उद्देश्य, मुझे लगता है ये सब हमारी संस्कृति में नहीं है। चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मेरी समझ के परे है। एक और आपके चाचा है जिनको आप चाचा कहते हैं, नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कभी आप अपनी पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी जानबूझकर उनका नाम टारगेट करते हैं, बिहार बयान से हर जगह वो कहते हैं। देखिए, पब्लिसिटी के लिए मुझे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पासवान की लोकप्रियता है या नहीं, मुझे लगता है ये जनता डिसाइड करती है। और चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं, मुझे लगता है ये सवाल अगर मुख्यमंत्री जी अपने उन पूर्व विधायकों से और पूर्व मंत्रियों से पूछें जो अपना चुनाव चिराग पासवान की वजह से हारे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना लोकप्रिय है और किसका नाम इस्तेमाल करके लोकप्रियता हासिल करने की ज़रूरत है या नहीं है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में मैं बहुत ज़्यादा उस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी दूसरे के ऊपर मैं उंगलियाँ उठाऊँ। जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया तो बाकियों को बोलने का अवसर यकीनन मिलता ही मिलता है। एक और बड़ा सवाल है कि हनुमान जो है अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन राम के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस कठिन दौर में, और ये लड़ाई मेरी लंबी है, ये कोई आज की या 2 दिन या 4 दिन की ये लड़ाई नहीं है, लंबी
राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, और उम्मीद है, विश्वास है कि ऐसे में हनुमान को राम का भी साथ मिलेगा। क्या आपको इस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है बीजेपी को लेकर? खास तौर से कार्यकर्ता आपको कई जगह बोलते हैं कि बीजेपी से तो नाराज है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ आप खुल के नहीं बोलते हैं उतना। अभी भी कुछ उम्मीद बची है क्या? राजीव जी, प्राथमिकता नहीं है ना अभी मेरी ये। आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की है, ज़ीरो से पार्टी को खड़ा करने की है, पापा के विचारधारा को संजोकर आगे लेकर जाने की है। मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इस बात की कि पार्टी के 95% लोग आज की भी तारीख में मेरे साथ खड़े हैं। अगर आप कुछ मुट्ठी भर उन सांसदों को और दो चार और उनके साथ जो लोग पार्टी को धोखा देकर मेरे पिताजी के विचारधाराओं को, उनके सिद्धांतों को धोखा देकर गए, उन लोगों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी पूरी की पूरी पार्टी, पूरा संगठन आज की तारीख में हम लोग के साथ है। उसको कैसे आगे लेकर जाएं और आने वाले समय में कैसे उसके माध्यम से ज़्यादा जनता का प्यार हम लोग हासिल कर सकें, ये मेरी प्राथमिकता है। कौन किसके साथ गठबंधन है, नहीं है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जब चुनाव सामने आता है उस वक्त इसका स्वरूप तैयार किया जाता है। तो आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता गठबंधन नहीं बल्कि अपनी पार्टी को संभाल कर आगे लेकर जाना है। अच्छा, नीतीश कुमार, लालू यादव और नरेंद्र मोदी को व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे आप? इसमें किसी के व्यक्तित्व को कैसे, सारे मुझसे बड़े हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि तीनों, जिन तीन का आपने जिक्र किया, तीनों मुझसे बड़े हैं, तीनों मुझसे सम्मानित है मेरे लिए। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप तीनों को? मैं देखिए, तीनों का एक अपना अपना वर्किंग स्टाइल रहा है। लालू जी का एक अपना वर्किंग स्टाइल रहा है, नीतीश कुमार जी का बहुत अलग तरीके का रहा है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो सिर्फ देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी एक अलग लोकप्रियता है। हाँ, पर मैं अपने आप को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, देखिए लालू जी के बारे में अभी आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जिक्र करने का औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं। आज की तारीख में बिहार से जुड़े हुए किसी भी विषय में या पिछले 15 साल से बिहार में जो भी अच्छा या बुरा हुआ उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इसीलिए कभी जो भी मेरी शिकायतें होती हैं, बिहारी होने के नाते भी वो मेरे ही मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे शिकायत नहीं रखूँगा तो और किसके पास रखूँगा। और मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री बहुत बेहतर कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। उनकी नीतियों का मैं विरोधी हमेशा से रहा हूँ और आगे भी मैं रहूँगा। जहाँ तक रही बात देश के प्रधानमंत्री की, मुझे लगता है वही एकमात्र कारण थे कि मैं एनडीए के साथ में जुड़ा। उन्हीं पर विश्वास करके 2014 का जो पूरा प्रकरण हुआ जिसमें मैं अपने पिताजी को ज़बरदस्ती एनडीए की तरफ में लेकर गया, उसमें सबसे बड़ा और एकमात्र कारण हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो तीनों का एक अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना वर्किंग स्टाइल है। सही गलत ये इतिहास बताएगा। नहीं, लेकिन आपके पिताजी जब जीवित थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2014 में जो आए, जो एलजेपी जो एनडीए के साथ आई, उसके पीछे का कारण आप थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भी और अभी भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द आपको लेकर नहीं बोला। जी बिल्कुल, कसक एक है उम्मीद। जैसा मैंने कहा भाई, आज की तारीख में राजीव जी मेरी प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं। यकीनन 2014 का जो अलायंस हुआ था उसमें मतलब एक अहम भूमिका थी पिताजी को कन्विंस करने में। पार्टी के भी लोग यकीनन उस वक्त चाहते थे, पर तब से आज तक परिस्थितियां भी बदली हैं, समय भी काफ़ी बीता है। बट अलग अलग परिस्थितियों में लोक जनशक्ति पार्टी और मेरे पिताजी, और जैसा प्रधानमंत्री ने खुद अपने शब्दों में कहा था सासाराम की उस रैली में कि रामविलास पासवान जी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे, तो पापा ने अपना पूरा समर्पण उनको दिखाया। आज की तारीख में वो मेरा साथ देते हैं नहीं देते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करता है। बट मेरी प्राथमिकता, जैसा मैंने लेकिन कहा, कसक तो रह जाती है ना कि आपने उनके लिए इतना कुछ किया, आपके साथ खड़े नहीं है। कसक जब परिवार वालों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी तो अभी मैं दूसरे से क्या ही उम्मीद रखूं। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो कोई दूसरा चिराग पासवान को तोड़ सके, उसमें वो दम नहीं था। पर जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कैसे किसी और पे उंगली उठाऊं कि आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। तेजस्वी से परहेज है? तेजस्वी, देखिए मैंने हमेशा कहा मेरे छोटे भाई के समान है, और आज कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि तेजस्वी मेरे भाई हैं। मेरे पिताजी लालू जी ने, उनकी मित्रता रही है, एक लंबे समय तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया है। पर इसके सिर्फ राजनीतिक मायने हों और क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है और मैं अलायंस में जाऊं, उनके साथ नहीं जाऊं, इसकी ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में। जब चुनाव सर पर आएगा उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा वो उस वक्त तय किया जाएगा। फिलहाल
वही बात है, मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग हैं। एक अंतिम सवाल कि आपको लेके और तेजस्वी को लेके कहा जाता है कि आप लोग दिल्ली से ज़्यादा राजनीति करते हैं, ज़मीन की राजनीति कम करते हैं, और आप लोग शायद उस शिखर पर नहीं पहुंच पाएंगे जो रामविलास पासवान पहुंचे या लालू यादव पहुंचे। देखिए, रामविलास पासवान जी आज रामविलास पासवान हैं अपने 50 साल के सक्रिय बेदाग राजनीतिक करियर की वजह से। पापा हमेशा मुझे ये बात बोलते थे कि लोग कहते हैं कि भाई रामविलास पासवान एक आवाज़ देते हैं तो इनके लाखों कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। रामविलास पासवान जी ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, उनके राजनीतिक अनुभव ज़मीन से जुड़े हुए। पापा बोलते हैं लोग ये सारी बातें मेरे बारे में करते थे, पर ये वही दौर है जब लोग मुझे 89 से जानने लगे। 89 में जब पहली बार वो वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो श्रम और कल्याण मंत्री बने, और उसके बाद फिर देवे गौड़ा जी की सरकार, आई के गुजराल साहब के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, मनमोहन जी के साथ, और अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। पापा बोलते हैं 89 के बाद लोगों ने मुझे देखा, बट हकीकत ये है कि 69 से मैंने अपने राजनीतिक करियर की मैंने शुरुआत की, और 69 से लेकर 89 तक 20 साल ऐसे थे जब मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने कई सही फैसले लिए, कई गलत फैसले लिए, मैं कई बार आगे बढ़ा, कई बार लोगों ने मुझे पीछे खींचा, पर वो मेरा संघर्ष था और मैं वो संघर्ष कर पाया। इसीलिए आज मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर लोग कहते हैं कि रामविलास पासवान जी ने इतना कुछ हासिल किया। आज की तारीख में मैं उस संघर्ष के दौर से मैं गुजर रहा हूँ, और अगर ये संघर्ष अगर मैं कर पाऊँगा, इतिहास बताएगा कि क्या मैं उतना ज़मीनी तौर पर जुड़ा रहा, मैं नहीं जुड़ा रहा। पर ये भी मैं ज़रूर बोलूँगा राजीव जी कि संघर्ष का रास्ता मैंने खुद ही चुना है। मेरे पास विकल्प था, मैं चाहता तो मैं जिस गठबंधन में था 15 सीटें मुझे दे रहे थे, उसमें से 10-12 मेरे विधायक जीतते, 2 बिहार में मंत्री बनते, आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री बना होता। पर इस संघर्ष के रास्ते को मैंने खुद चुना है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की अस्मिता को लेकर, सिर्फ और सिर्फ मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को जीवित रखने के लिए। ना मैंने कल कोई समझौता किया था जब परिस्थिति इतनी ही कठिन थी, जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था और चुनाव सर पर थे, ना मैंने उस वक्त समझौता किया, ना मैं आज करूँगा। ये थे चिराग पासवान, जिनका ये कहना है कि बिहार के जनता के लिए इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये है कि बिहार की जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है। नई दिल्ली में कैमरामैन अश्विनी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।